हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनपढ़ इंडियाज़ फर्स्ट नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म। लेट्स गो कैंपिंग विद अनपढ़। मैं हूं आपका दोस्त रोहित तिवारी और मुझे 4+ ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है। साथ में जो मेरे क्वालिफाइड एग्ज़ाम है वो है एमपी फूड ऑफिसर, एमपी पटवारी और आरआरबी लोको पायलट। अभी हम जो इस सीरीज़ की बात कर रहे हैं, अभी हम जिसको कंटिन्यू कर रहे हैं वो एमसीक्यू स्पेशल क्लास है। और एमसीक्यू स्पेशल क्लास की खास बात यह है कि इसमें हमने रेलवे, एसएससी और स्टेट एग्ज़ाम के सारे जो एमसीक्यूज़ हैं उनको लेकर चल रहे हैं, उनका हम यहाँ पर विश्लेषण कर रहे हैं और पर हम बात कर रहे हैं और उससे रिलेटेड और क्वेश्चंस जो हैं उनको हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। आज की क्लास की खास बात यह है कि अभी तक जो हम लेकर चल रहे थे वो टॉपिक वाइज नहीं थे। अब हमने क्लास को टॉपिक वाइज यहाँ से करना शुरू कर दिया है। आज हम यूनिट और मेजरमेंट से संबंधित कुछ क्वेश्चंस को यहाँ देखेंगे, उनके बारे में समझेंगे और उसके साथ में हम आगे बढ़ेंगे। हर दिन एक नई क्लास आपको मिलती रहेगी। एमसीक्यूज़ की ये सीरीज़ है। जितने भी एमसीक्यू हमसे पॉसिबल हो सकते हैं वो सारे एमसीक्यूज़ आपको इसमें हम देने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, और अब एक बात और है कि अगर अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पे मिल सके और हमारे जो भी कोई ऐसा वीडियो रहे इंपॉर्टेंट आपसे ना छूट जाए। क्योंकि एक क्वेश्चन अगर आपसे यहाँ से छूट जाता है तो हो सकता है वो पेपर में आए और वहाँ से आपसे छूट जाए। ठीक है, हम कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास। तो क्लास के पहला हमारा जो क्वेश्चन है, देखिए इस बार मैंने क्या थोड़ा सा उसको रखा हुआ है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि ऊर्जा, शक्ति, दाब, आवेग, गुरुत्वीय विभव में से कौन सी राशि सदिश है। तो यहाँ एक शब्द आया है सदिश और एक शब्द आपने और सुना होगा वो है अदिश। ये दो शब्द हैं जो राशियों को दिखाते हैं और इस पर हम आज बात करते हैं। सबसे पहले कि क्या होता है। एक शब्द होता है परिमाण, परिमाण। एक होता है दिशा। पहले हम परिमाण को समझते हैं। परिमाण का मतलब कोई भी एक वैल्यू हो जाती है, जैसे 10 हो गया, 12 हो गया, या कोई भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई, एक वैल्यू है, इसको हम परिमाण बोलते हैं। सिमिलर अगर बात की जाती है दिशा की, दिशा मतलब डायरेक्शन, आप किस दिशा में जा रहे हैं, अगर कोई वहाँ दिशा बता रही है, कोई चीज़ इंडिकेटिंग है कि दिशा की इंडिकेटिंग आ रही है तो वहाँ होती है दिशा। ये दोनों चीज़ें राशियों को डिफाइन करती हैं। राशियों में परिमाण और दिशा। अगर किसी राशि में अकेला परिमाण है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा मुझे 4 किलो शक्कर चाहिए, तो 4 किलोग्राम जो है शक्कर, मतलब यहाँ शक्कर अगर मैंने 4 किलोग्राम बोल दिया तो आप 4 किलोग्राम देंगे और इसमें और कोई क्वेश्चन नहीं होगा, ना कोई इसमें मुझसे पूछा जाएगा कि 4 किलोग्राम कैसा या क्या। मैंने कहा 4 किलो तो उन्होंने 4 किलोग्राम मुझे तौल के वहाँ से दे दिया। अब बात करते हैं, मैंने कहा 1 किलोमीटर, मैंने कहा 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर में एक बात आती है कि किस दिशा में, है ना। जब हम बोलते हैं कि 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर के साथ में एक चीज़ और जाती है, दिशा। किस तरफ, कहाँ, कैसा, है ना। मतलब हमने कहा 1 किलोमीटर उत्तर दिशा में, तो उत्तर दिशा मतलब यहाँ पर ही दिशा का सेंस आ गया, तो यहाँ पर ही दिशा ऐड हो गई। इसमें परिमाण तो है ही, ऑलरेडी है। 1 किलोमीटर का एक परिमाण तो है, लेकिन इसके साथ में दिशा भी ऐड करना इस क्वांटिटी में ज़रूरी हो गया। तो यहाँ पर दो चीज़ें हो जाती हैं, परिमाण और दिशा। अकेला परिमाण अवेलेबल है, मतलब अकेला नंबर अवेलेबल है, तो ये हो गई अदिश राशि। क्या हो गई? अदिश राशि। सिमिलर अगर इस परिमाण के साथ साथ में दिशा और जोड़ दी जाए, परिमाण के साथ साथ दिशा अगर जुड़ रही है, सॉरी थोड़ा सा इसमें इशू हो रहा है अभी। परिमाण के साथ में क्या है? दिशा। दिशा अगर जुड़ जाती है तो दिशा प्लस परिमाण, तो ये राशि कैसी हो जाएगी? सदिश। एक क्वेश्चन आता है इसलिए हमने इसको पढ़ लिया पहले यहीं पे, कि अगर बाद में कभी सामने आता है तो उसको सॉल्यूशन करने की दिक्कत ना हो। जिस भी राशि में दिशा और परिमाण होता है, दोनों होती है, वो सदिश है, और जिसमें अकेला परिमाण होता है वो अदिश राशि है। एक को याद कर लीजिए, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। आपको दोनों याद करने की जरूरत नहीं है, आप तो केवल एक याद कर लीजिए कि दिशा प्लस परिमाण बराबर सदिश। ठीक है, सदिश यहाँ पर हमने याद किया कि सदिश क्या होता है। अब सदिश के बारे में एक चीज़ और है यहाँ पे, जो उसमें लिखा रहता है सदिश दिशा के साथ में। तो दिशा अगर कैसे निकालते हैं या क्या करते हैं उस पर हम बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कुछ नाम लिखे हुए हैं, ऊर्जा, शक्ति, दाब और आवेग या गुरुत्व विभव, उस पर हम बात कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं छोटी सी चीज़ की कि ऊर्जा क्या कहलाती है। ऊर्जा जो है वो है कार्य करने की क्षमता। आपके कार्य करने की जो क्षमता है वो कहलाती है ऊर्जा।
शक्ति कहलाती है कार्य करने की दर। अब कार्य करने की क्षमता और दर में अंतर क्या है? ये आपकी सामर्थ्य है, मतलब आप में कितनी शक्ति एक्चुअल में है उस पर बात करते हैं, मतलब आप कितना काम कर सकते हैं वो आपकी ऊर्जा पर डिपेंड करता है। लेकिन कितनी जल्दी उसको करते हैं, क्या उसकी समय के सापेक्ष जब बात आ जाती है ना, तो वहाँ पर दर बोलते हैं। अगर आपका काउंटिंग होने लगे किसी समय के सापेक्ष, तो वहाँ पर वो दर के रूप में चली जाती है, मतलब ऊर्जा को समय के सापेक्ष देखने में उसको बोलते हैं शक्ति। अब यहाँ पर मात्रक दोनों के बहुत ही, देखिए मात्रक बहुत ज़रूरी है। अगर आपने अभी तक याद नहीं किए हों तो ये जो मात्रक यहाँ लिखे हैं इनको हम याद कर लेंगे और इनके साथ में हम आगे बढ़ेंगे। तो ये जो मात्रक हैं मैं सबका आपको एक एक बता दूंगा और आपको याद कर लेने हैं एक बार में ही। तो ऊर्जा का जो मात्रक है वो होता है जूल। अब चूँकि जूल मात्रक है ऊर्जा का, तो शक्ति जो है जूल का ही कार्य करने की दर को ही देख रही है, तो जूल किसके सापेक्ष हो जाएगा? समय के, तो जूल पर सेकंड समय। तो इस तरीके से जो मात्रक है ऊर्जा का और शक्ति का हमें समझ में आ जाता है कि शक्ति और ऊर्जा का मात्रक क्या होने वाला है। और जब हम इसके आगे बढ़ते हैं और हमारा एक और यहाँ शब्द है वो क्या है? वो है दाब। दाब प्रेशर होता है, प्रेशर के साथ में यहाँ पर है मीटर स्क्वायर, मतलब किसी भी एक क्षेत्रफल, मीटर स्क्वायर अगर बात आ रही है तो यहाँ दो बार मीटर का इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ पर क्षेत्रफल की बात होना संभव होती है। तो किसी भी एक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को, है ना, लगने वाले बल को दाब बोलते हैं। कि जो बल लग रहा है किसी एक क्षेत्रफल पर, उसको दबाया जा रहा है, उसको प्रेशराइज किया जा रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? उस फोर्स के द्वारा उसको बोलते हैं हम, उस फोर्स को दाब बोलते हैं। और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये जो है न्यूटन मीटर स्क्वायर है, न्यूटन बल की यूनिट है, बल की यूनिट है न्यूटन, और मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के लिए, क्योंकि प्रति क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये जो यूनिट बन जाती है दाब की बन जाती है। अब गुरुत्वीय विभव क्या है? गुरुत्वीय विभव एक तरीके का कार्य होता है कि विभव में के विपरीत आवेश को विभव के विपरीत लाने में किया गया कार्य है। तो इसका जो यूनिट है वो जूल प्रति किलोग्राम है। और ये चारों की चारों जो राशियां हैं यहाँ पर कौन सी हो गई? इस तरीके से अदिश हो जाती हैं, क्योंकि ये केवल परिमाण की बात कर रही हैं, यहाँ कोई दिशा की बात अभी तक नहीं हुई है, कोई भी दिशा यहाँ नहीं आई। अगर आपसे पूछा जाए ऊर्जा कितना है तो आप कह दोगे इतने जूल, शक्ति कितनी है इतने प्रति सेकंड, है ना, दाब कितना है 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, गुरुत्वीय विभव है 15 जूल, या जितना भी आप उसको बोल सकते हो। इस तरीके से ये केवल परिमाण पर आधारित राशियाँ हैं, तो ये सारी की सारी अदिश राशियाँ ही कहलाती हैं। अब बात कर लेते हैं अगली हमारी जो राशि है, इसमें एक और राशि है तापमान। तापमान का आपको पता ही है, टेम्परेचर मेजर होता है डिग्री सेल्सियस में, केल्विन में होता है। तो ये इस तरीके से मेज़र करने की जो है केवल परिमाण की यहाँ बात की जाती है। अगला एक और यहाँ पर शब्द है जो कि हमारा उत्तर भी है, आवेग। आवेग जो है वो एक सदिश राशि है, और आवेग का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए आवेग जो होता है वो होता है बल गुणित समय अंतराल। बल अगर किसी चीज़ पे लग रहा है तो वो, और उसका समय जो अंतराल है ना, तो ये कहलाता है आवेग। अब आवेग का एक और शब्द यहाँ उसके साथ जुड़ गया, वो होता है संवेग। संवेग, अब संवेग में परिवर्तन की दर, मतलब संवेग मान लीजिए अगर p है और इसमें परिवर्तन की दर हो गई, इसलिए t के सापेक्ष अगर हम इसको ले लें तो यहाँ पर ये संवेग परिवर्तन की दर हो जाएगी। संवेग परिवर्तन की दर ही आवेग कहलाता है। और आवेग इसलिए एक सदस्य राशि हो जाती है क्योंकि यहाँ दिशा की जरूरत पड़ेगी। अगर संवेग की बात हो रही है तो संवेग से जुड़ा होने की वजह से ये सदस्य में काउंट हो जाता है। इसका जो मात्रक हो जाता है वो होता है न्यूटन इंटू सेकेंड। ठीक है, क्योंकि इसमें एक बात और है कि यहाँ पर बल की दिशा की बात होती है, और बल की जो दिशा होती है, आवेग की दिशा होती है, वो दिशा वही होती है जो कि उसके बल की दिशा होती है। जो बल की दिशा जिस तरह जिसे और बल लगाया जाता है उस तरफ ही आवेग की दिशा यहाँ पर हो जाती है। तो इसलिए ये संवेग जो आवेग जो है ये सदिश राशि यहाँ पर कहलाता है। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? अब आपको सदिश और अदिश का अंतर मेरे हिसाब से तो पूरा क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उसके लिए आपको वहाँ पर सॉल्यूशन उसका दे दूंगा। दाब पे हमने बात कर ली है, संवेग पर हमने बात करना है, ऊर्जा पे हम बात कर चुके हैं, और कार्य पे। तो अगला हम देख लेते हैं कि क्या है। तो देखिए कार्य का एक छोटा सा फॉर्मूला होता है। कार्य क्या कहता है कि फॉर्मूला है का बल गुणित विस्थापन। अगर कहीं बल लग रहा है और विस्थापन हो रहा है तो वो कार्य किया हुआ माना जाएगा। अब यहाँ पर विस्थापन जो है एक छोटा सा वर्ड है, लेकिन इसका यूज़ जो है काफ़ी बड़ा होने वाला है। अब विस्थापन भी एक सदिश राशि है। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि विस्थापन जो है वो भी एक सदिश राशि है, इसमें दिशा की ज़रूरत पड़ती है। और विस्थापन के आगे एक शब्द और आता है, पहले हम उसको और समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर
कुछ शब्द हैं। एक शब्द है दूरी। अगर मैं पूछूं कि 5 किलोमीटर दूरी आप निकालेंगे कैसे, तो आप पहले पॉइंट से आखिरी पॉइंट के बीच की जितनी डिस्टेंस, जितने बार आप चले होंगे इस पहले बिंदु से दूसरे बिंदु तक, वो सभी दूरी कहलाती है। अब भले ही आप यहाँ से वापस आ जाएंगे तब भी ये पूरी दूरी यहाँ से यहाँ तक की काउंट होगी। विस्थापन के साथ में क्या होता है कि विस्थापन का नियम क्या है कि एक तो निश्चित दिशा, पहला यहाँ एक शब्द इस्तेमाल होता है विस्थापन के साथ में, निश्चित दिशा। अगर निश्चित दिशा में चली गई दूरी, निश्चित दिशा में, और एक शब्द और है कि निश्चित दिशा में प्रारंभिक बिंदु और उसके आखिरी बिंदु के बीच की दूरी पर बढ़ते हैं। तो जब मैंने माना कि मैं पहले इस पॉइंट पे था, अब मैं इस पॉइंट पे, तो मैं, और ये मैंने यहाँ से दूरी है 1 किलोमीटर की, तो मेरा विस्थापन भी कितना हो गया, 1 किलोमीटर। लेकिन अगर मैं इस पॉइंट से रिवर्ट होकर वापस यहाँ से चला गया इसी मेरे पहले पॉइंट पे, तो मेरे से विस्थापन पूछा जाएगा, तो मेरा प्रारंभिक बिंदु भी यही है और मेरा अंतिम बिंदु भी यही हो गया ना। तो इसलिए मेरा जो विस्थापन है वो क्या हो जाएगा, 0। पहले इधर तक 1 था, अब मैं यहाँ तक चलता तो ए और 1 चल जाता, तो ये 1 और 1 2 हो जाती। यहाँ तक चला जाता इस पॉइंट तक, तो 1 और 1 3 हो जाती। लेकिन अगर मैं वापस उसी पॉइंट पे आ गया जहाँ से मैंने चलना शुरू किया था, तो मेरा विस्थापन हो जाएगा 0। इस कंडीशन में क्या होता है, एक क्वेश्चन बहुत बार आता है कि एक व्यक्ति एक बोरा सिर पर रख कर चल रहा है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य कितना है। तो बोरे का विस्थापन जो है वो नहीं हो रहा है ना, तो बोरा वहीं पर उसके सिर पर ही है, तो बोरे को ले जाने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा, शून्य, क्योंकि वो तो उसके साथ ही चल रहा है, उसकी प्रारंभिक स्थिति वहीं की वहीं बनी हुई है जहाँ था। तो अगर वो मूवमेंट नहीं कर रहा है, फिर लेकर उसको वापस आ रहा है। और एक और क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि सर्कल इस तरीके से बना हुआ होता है कि भाई एक बिंदु से सर्कल से चलना शुरू किया और पुनः उस बिंदु पर वापस आ गए, तो विस्थापन कितना हुआ, तो इसका विस्थापन होता है 100। लेकिन चली गई दूरी जो होती है वो वृत्त की परिधि के बराबर हो जाती है। जो दूरी है वो क्या हो जाएगी, परिधि जितनी भी है 2πr से निकालते हैं हम, तो वो हो जाएगी दूरी। लेकिन विस्थापन सर्कल में प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु, उसी बिंदु पर आने वाले प्रारंभिक बिंदु पर वापस आने के लिए विस्थापन हो जाएगा 0। तो विस्थापन भी एक सदिश राशि हो जाती है। अब विस्थापन के बाद जो हमारा भी टॉपिक था संवेग का, तो उस पर हम बात कर लेते हैं। और बल का तो आपको फॉर्मूला पता ही है, तो बल हो गया। संवेग जो चीज़ है वो उसका फॉर्मूला होता है वेग गुणित द्रव्यमान, मतलब वेग और द्रव्यमान का जो गुणनफल है वो संवेग कहलाता है। और संवेग भी विस्थापन पर निर्भर क्यों करेगा, क्योंकि वेग पर निर्भर कर रहा है। अब वेग क्या होता है, वेग जो है वेलोसिटी इंग्लिश में इसको बोलते हैं। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला ही होता है जो विस्थापन है, विस्थापन की एक निश्चित समय में किया गया विस्थापन, ये उसका वेग है ना। समय के साथ में अगर इसकी अपन बात करते हैं तो विस्थापन बटे समय लग जाता है, चाल बराबर दूरी बटे समय का जो फॉर्मूला है वो ही सेम फॉर्मूला है, विस्थापन बटे समय के फॉर्म में आ जाता है। तो जब अगर वेग की बात हो रही है तो वेग से संवेग जुड़ा है और संवेग से आवेग जुड़ा था, हमारा जो ये वाला आवेग था। तो इसलिए ये तीन राशियाँ कैसी हो जाएंगी, सदिश हो जाएंगी। विस्थापन भी सदिश हो जाएगा, संवेग भी सदिश हो जाएगा और आवेग भी हमारा सदिश हो जाएगा। अच्छा, एक और मुख्य बात यहाँ पर है कि एक इकाई थी जूल, एक मात्रक था जूल। ये जूल मात्रक 3 चीज़ों का होता है, एक तो कार्य का मात्रक है, एक ऊर्जा है और ऊष्मा। इन तीनों का मात्रक जूल ही है। कई बार एक क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसा कोई मात्रक बताइए जो कम से कम 3 इकाइयों का हो, तो वो है जूल। या फिर तीनों का मात्रक दिया जाता है, पूछ लिया जाता है कि जूल किसका मात्रक नहीं है, तो वो बताना पड़ता है। तो जूल जो है कार्य, ऊर्जा और ऊष्मा, इन तीनों का मात्रक है। यहाँ पर क्वेश्चन फिर आ जाता है कि निम्न में सदस्य राशि नहीं है। तो सदस्य राशि कौन सी नहीं है, हमने वेग पर बात कर ली है, हमने विस्थापन पर बात की है, हमने बल पर बात की है, और आयतन जो है यहाँ पर आयतन नहीं है कोई सदस्य राशि, क्योंकि आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो जब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की बात हो रही है, तीनों राशियाँ कैसी हैं, अदिश हैं, इनमें कोई भी दिशा की जरूरत नहीं है, इसलिए हमारा आयतन भी कैसा हो जाएगा, अदिश हो जाएगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये है कि सम्मिलित कीजिए, इस तरीके की सही जोड़ दी जाती है और आपसे सम्मिलित करने के लिए पूछ लिया जाता है। यहाँ मैंने उनका आंसर सही लिया हुआ है, यहाँ पर कोई गड़बड़ ऐसी मैचिंग नहीं है कि आपको समझ में ना आए। तो ये सम्मिलित जो है इसको सीधा याद कर लीजिए। त्वरण का मात्रक है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बल का मात्रक होता है न्यूटन, कार्य का मात्रक जूल और आवेग का मात्रक होता है न्यूटन इंटू सेकेंड। ये आपको सीधे याद कर लेना है ताकि जब भी सीधा आए तो आप इसको टिक कर पाएँ। त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड, बल, कार्य और आवेग। अच्छा, त्वरण को और समझ लेते हैं। त्वरण क्या होता है, त्वरण जो है ये है वेग परिवर्तन की दर। वेग परिवर्तन की दर मतलब कि एक निश्चित समय में वेग में कितना परिवर्तन हो रहा है। वेग जो हमने पीछे वेलोसिटी लिया था और यहाँ पर टाइम,
तो वी बाई टी इसको हम ले सकते हैं। अब चाहे वेग में परिवर्तन मंद हो रहा हो, चाहे कोई चीज़ की स्पीड कम हो रही हो या उसकी गति बढ़ रही हो, तो समय के सापेक्ष जो उसके वेग में परिवर्तन हो रहा है उसको बोलते हैं त्वरण। यहाँ पर ये यूनिट कैसे निकली, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकालने के लिए एक बहुत छोटी सी चीज़ यहाँ पर करी गई, वो मैं आपको बता देता हूँ। वेग का मात्रक होता है, वेग का जो यूनिट आपको दिखाया था विस्थापन बटे समय, तो विस्थापन का मात्रक होता है मीटर, समय यानी कि समय का मात्रक है सेकंड, मीटर पर सेकंड हो गया। अब यहाँ पर चूंकि फिर से एक और समय ऑलरेडी था जो इस समय के सापेक्ष था, तो ये इस तरीके से सेकंड सेकंड स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा सेकंड स्क्वायर, है ना। तो ये इस तरीके से मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी यूनिट यहाँ पर बन जाती है। अगला हम देख लेते हैं क्या है, ये भी सम्मिलित किया हुआ है पहले ही से, तो इसमें सीधा आपको याद करना है। उच्च वेग के लिए मैक से मापा जाता है, उसकी यूनिट मैक है। केवल अगर आवेग दिया हुआ है तो एंगस्ट्रॉम में नापेंगे। पास्कल है, डैप की यूनिट है, और ऊर्जा की यूनिट जूल है। ये हम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ एक नया क्वेश्चन थोड़ा सा है जो हमारे पिछले टॉपिक से थोड़ा सा हटके है। वो क्या कहता है कि 1 पिकोग्राम बराबर होता है, तो 1 पिकोग्राम कितने के बराबर होता है उसको जानने के पहले एक छोटी सी टेबल हम देख लेते हैं, और इसको हमें सीधा याद करना है। और कैसे याद करना है, क्यों याद करना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये यहाँ पर यूनिट की वैल्यू जो होती है वो कैसे निकालते हैं, उसकी एक छोटी सी टेबल मैंने यहाँ ली है। यहाँ से आप देखोगे डेसी से हम इसको लेके चलेंगे अलग। डेसी हमारा रेफरेंस पॉइंट है, इसके नीचे आप जा रहे हो इस तरफ, तो ये सारी वैल्यू छोटी होती जा रही हैं, और डेसी के ऊपर आप यहाँ से जा रहे हो तो ये सब वैल्यू बड़ी होती जा रही हैं। ये ऊपर का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है। अब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को याद कैसे करना है उस पर हम बात कर लेते हैं। आपको सीधा याद करना है यहाँ से डेसी, सेंटीमिली, माइक्रो, नैनो, पिको, और 2 वर्ड और होते हैं, एक होता है फेमटो और एक एटो। तो लेकिन पिको तक हमारा काम हो जाएगा। जो भी आने वाले एग्जाम है उसमें पिको से ऊपर अभी तक तो नहीं पूछा है। कभी कभी फर्मी पूछ लेते हैं, फर्मी तो 10⁻⁻15 फेमटो के आसपास उसको बोलते हैं, तो वो उसको हम बाद में देखेंगे। फिलहाल तो अभी हम इसको याद करते हैं। तो इसको यहाँ से याद करना है हमको, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, सीधा याद कर लेना है। अच्छा, नैनो के बाद नैनो होता है, अब ये इनमें रिलेशन कैसे निकालना है। डेसी मतलब 10⁻⁻1, मतलब कि 1 के बटे में 10। सिमिलर सेंटी अगर होता है तो 1 के बटे में 100। और ये सब रेफरेंस यूनिट किस पे है, ये सब रेफरेंस यूनिट है मीटर पे। मतलब कि ये जब भी बात हो रही है तो ये है आपका डेसीमीटर, ये है सेंटीमीटर, ये है मिलीमीटर, ये है माइक्रोमीटर। तो अगर माइक्रोमीटर की बात करें तो माइक्रोमीटर कितना होगा, 10⁻⁻6 माइक्रोमीटर। या फिर एक और यहाँ बात हो जाती है कि माइक्रो के लिए फॉर्म है तो कितना होगा, 1,000,000, ये फॉर्म मीटर में है। अगर मीटर से सेंटीमीटर में जाएंगे तो अलग इशू हो जाएगा, और अगर हम उससे किलोमीटर में जाएंगे तो अलग हमारे यहाँ कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी। अब ऊपर देखते हैं, ऊपर क्या है। ऊपर का नाम है डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, जीगा, है ना। गीगा या जीगा बोलते हैं, गीगा है ये। तो डेका में क्या है, 10। उसके बाद हेक्टो में जाओगे तो आप 100, किलो में जाओगे तो 1000, मेगा में जाएंगे तो कितना हो रहा है, 6, 1 2 3, है ना, तो 6 हो गया। और उसके बाद गीगा में आए तो 9 हो गया। तो इस तरीके से बढ़ते हैं। अभी यहाँ पर एक रिलेशन और हो जाता है कि डेसी, सेंटी, मिली, 3 पहले के -1 -2 -3 होते हैं, सीधा याद हो गया। माइक्रो, नैनो से 3 का अंतर शुरू हो जाता है, -6 -9 और -12। इसी तरह ऊपर जाओगे आप तो ऊपर भी देखो, डेका, हेक्टो, किलो तक सेम है, 1 2 3, और मेगा, गीगा तक 6 और 9। तो सीधा हमें इसको याद कर लेना है, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, और इसके बाद में ऊपर जाओगे तो डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, जीगा। अब इसको जितने की पावर है उतनी जीरो इसके बाद लगने वाले हैं। अब यहाँ पर एक बात और आ जाती है कि हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे समझेंगे, तो उसके लिए थोड़ा सा हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि एक मीटर है, इसको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, यहाँ पर सेंटीमीटर है 100, 10 पे ऋण 2 की घात है, तो ये कितना हो गया, 100। अगर मैं मिलीमीटर की बात करूँ तो हो जाएगा 1000। अगर मैं माइक्रो की बात करता हूँ तो हो जाएगा 60, है ना। तो इस तरीके से बढ़ के ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब सिमिलर अगर मैं कहूँ कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर हैं, तो 1 किलोमीटर, किलो कहाँ है, 3, तो 1000 यहाँ पर लिखा हुआ 1000। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा। अब हम वापस चलते हैं, जो हमने वहाँ से लिया था वो क्या कह रहा था कि 1 पिकोग्राम कितने बराबर होता है। तो 1 पिकोग्राम का जो वैल्यू है वो 10⁻⁻12 के बराबर हो जाएगी।
1 माइक्रोन, माइक्रोन की बात हम काफ़ी बार कर चुके हैं, 10⁻⁻6 मीटर। क्या? मीटर। यहाँ इस यूनिट का ध्यान रखना है, कौन सी यूनिट में बात हो रही है, यहाँ मीटर में है और हमारे सारे ऑप्शन कौन से में है, मिलीमीटर में है। तो मीटर से हमें मिलीमीटर में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, और मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा कि मिलीमीटर में सबसे पहले कन्वर्ट करने के लिए तो मिलीमीटर कितने के बराबर होता है, 10⁻³ की पावर के बराबर, मतलब 1/1000 के बराबर मिलीमीटर होता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देख लेते हैं कि इसको हमें कैसे करना है, तो सबसे पहले तो हमने जब इसको सॉल्व आउट किया तो यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ आ जाती है, वो क्या है, अगर हम देखते हैं तो कितने शून्य होना चाहिए माइक्रो में होते हैं 6, और अगर हम दोनों को अलग अलग लिख लें तो ये हो जाएगा 1/1000 इंटू 1/1000, अलग अलग हो गया। अब 1/1000 जो है ये कितना है, 10⁻³ बन जाएगा। जितने भी जीरो नीचे होते हैं ऊपर जाके माइनस की पावर में ऐड हो जाते हैं, एक और बढ़ा देता तो -4 हो जाता। तो ये हो गया 1/1000 इंटू 10⁻³ तो ये जो 10⁻³ है क्या है, मिली तो है, तो ये मिलीमीटर यहाँ से कन्वर्ट हो जाएगा, तो 1/1000 मिलीमीटर इसका आंसर ये वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि 1 किलोमीटर बराबर होता है, तो 1 किलोमीटर के लिए हमने किलो कितने के बराबर हो, 10/3 यानी कि 1000, तो 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर हो जाता है। ठीक है, जब भी हम छोटे से बड़े में कर रहे हैं तो वहाँ पर मल्टीप्लाई ही हो जाता है, और बड़े से छोटे में करने पर डिवाइड हम वहाँ करते रहते हैं, तो वो हम आगे की क्लास में समझेंगे। अभी फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन है क्या कहता है, पार्सेक जो इकाई है वो क्या है। पार्सेक इकाई किस चीज़ की है, वो है दूरी की इकाई। सिमिलर यहाँ एक और शब्द है जो इसके साथ में आता है, वो है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, प्रकाश वर्ष की इकाई है दूरी की। दोनों इकाइयाँ दूरी की हैं, पर इन दोनों में अंतर क्या है कि प्रकाश बड़ी कौन सी, सबसे पहले तो बात कर लें तो बड़ी है पार्सेक, लगभग 3.3 लाइट ईयर के बराबर इसमें प्रकाश वर्ष के बराबर एक पार्सेक होता है। और प्रकाश वर्ष क्या होता है कि एक लाइट की स्पीड होती है, लाइट के चलने की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो एक सेकंड में प्रकाश जो है इतनी दूरी तय कर लेता है, 3 × 10⁸। जब यह प्रकाश एक सेकंड में इतनी दूरी तय कर रहा है, तो एक साल में यह कितनी दूरी तय करेगा, उसके बाद में वो जो दूरी है वो कहलाती है एक प्रकाश वर्ष। एक इस स्पीड से एक लाइट की किरण जो है एक साल में जितनी दूरी तय करती है वो एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। और ऐसे कई सारे प्रकाश वर्ष 3.3 के आसपास के जो प्रकाश वर्ष हैं वो मिलकर एक पार्सेक का यूनिट बनाते हैं। दोनों जो यूनिट हैं ये किसकी हैं, ये दूरी की यूनिट हैं। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं। तो एक जो हमारा आज का थॉट है वो क्या है कि अवसर सभी को मिलते हैं, पर सही वक्त पर सही तरीके से उनका इस्तेमाल कम ही कर पाते हैं। तो आपको भी अवसर मिलने वाले हैं आने वाले समय में, तो उनका फ़ायदा उठाएं, उनका इस्तेमाल करें और आगे बढ़ें। क्या है कि एक बार मौका चला गया तो फिर मुश्किल है कि वो मिले। तो अगर अभी तक आपने नहीं अवसर का फ़ायदा उठाया है तो आप आने वाले अवसरों का फ़ायदा उठाएं। आज की बात हम यहीं कंप्लीट करते हैं। अगली क्लास में हम और भी सारे MCQs आपके लिए लेकर आएंगे और उन पर हम बात करेंगे। कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझे बता दें और उनका कमेंट ज़रूर करें, उनको मैं यहाँ पर सॉल्व आउट करने की मैं आपके लिए कोशिश करूँगा। अनपढ़, लर्न टुडे लीड टुमारो, अब की बारी नौकरी सरकारी। थैंक यू वेरी मच।